और उनके साहित्यिक अवदान को पुनः सिरे से परिभाषित करने के लिए मंच पर आसीन हैं इस सारस्वत समारोह के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के श्रेष्ठ अनुवादक, जिन्होंने तुकाराम गाथा का अनुवाद किया, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी का अनुवाद किया और महाराष्ट्र में, और केवल महाराष्ट्र में नहीं देश में इन दो बड़े संतों को ले जाने का ऐतिहासिक काम किया। वे परम आदरणीय डॉक्टर वेद कुमार वेदालंकार जी, दोपहर में जब वो चले थे, मैंने कहा था कि 94 वर्ष का एक युवक इस कार्यक्रम में सहभागी होने आ रहा है। ये सुखद आश्चर्य है कि 94वें वर्ष में भी वही उत्साह है, वही निष्ठा है साहित्य और भाषा के प्रति, और वही मानव चेतना है जो लोक मंगल की कामना लेकर चलती है। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि और जिनके कर कमलों से इन दो पुस्तकों का अभी लोकार्पण हुआ, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए हमेशा गौरव का विषय रहा, जिनकी उपस्थिति हमेशा हमें प्रेरणा देती रही है, वे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के पूर्व कुलपति, मराठी विज्ञान साहित्य के लेखक एवं वैज्ञानिक श्रद्धेय डॉक्टर पंडित विद्यासागर जी। रणसुभे जी मंच पर आसीन और मंच के सम्मुख बैठे हुए लगभग 80% लोगों के गुरु रहे। हिंदी का दक्षिण द्वार जिन्हें कहा गया, और मराठी दलित साहित्य को, मराठी चिंतन परंपरा को भारतीय स्तर पर उसे राष्ट्रीय रूप देने का सर्वोपरि काम जिन्होंने किया, वे मेरे गुरुदेव डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी। एक सादगी से भरा हुआ व्यक्तित्व इस मंच पर बैठा हुआ। मैंने इतनी नम्रता किसी भी व्यक्ति में नहीं देखी, मैंने इतनी सादगी किसी भी व्यक्ति में नहीं देखी, और जीवन में जो जो अच्छा है, जो जो महत्वपूर्ण है, जो जो देना चाहिए, वह देने की जो वृत्ति है, जिनमें हमेशा मैंने पाई, वे श्रद्धेय ओम प्रकाश मुनिकर जी। संजीव जी हमारे बड़े भाई हैं। संजीव जी संकल्प सिद्ध हैं। संजीव जी पितृत्व के प्रति, मातृत्व के प्रति दातृत्व लेकर चलने वाले एक घनघोर व्यक्ति है, एक धुआंधार व्यक्ति है। अभी उन्होंने कहा कि जेब में 4-5 तूफान लेकर चलते हैं, वो चलते हैं, पक्का चलते हैं। तो संजीव जी एक दिशा लेकर, एक दृष्टि लेकर, एक विचार लेकर कि शिक्षा में कुछ मुझे नया मॉडल देना, नया चिंतन देना है, नया विचार देना है, और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करने वाले बड़े भाई प्राध्यापक संजीव सोनवणे जी, समस्त सोनवणे परिवार, परिषद के महामंत्री हमारे युवा मित्र डॉक्टर संतोष कुलकर्णी जी, परिषद के सभी पदाधिकारी, और जिनका नाम लेना मेरे लिए इसलिए आवश्यक है कि मुझे यहां से घर भी वापस जाना है। हमारी पत्नी जी रागिनी जी, प्राचार्य कटारे जी, बी आर पाटिल साहब,
माननीय प्रताप जी, माननीय सभी सम्मान्य मित्रगण, वरिष्ठगण, साहित्यगण और सुधी श्रोतागण मित्रों, मैं अभी रणसुभे जी से बात कर रहा था। 1988 में मैंने दयानंद कला महाविद्यालय में प्रवेश किया था और 1995 में मैं एमए करके वहां से निकला था। भाई रंजीत जी और मेरी पीढ़ी का ये दुर्भाग्य है कि हमने स्मृति शेष चंद्रभानु सोनोनी जी को नहीं सुना। मेरा दुर्भाग्य तो इतना दुर्भाग्य है कि मैंने उनको देखा ही नहीं, मैंने उनको सुना नहीं, मैंने उनको जाना उनके शब्दों से, मैंने उनको जाना उनके साहित्य से, मैंने उनको समझने का प्रयास किया उनके चिंतन से, और मैंने उनको समझने का प्रयास किया उनकी ठोस वैचारिकता से। सोनोनी जी ने अपने मार्गदर्शन में 7 विद्यार्थियों को पीएचडी करा। उसमें पहले विद्यार्थी रणसुभे जी। रणसुभे जी सोनोनी जी के बारे में हमेशा कहते रहे कि सोनोनी जी क्या है, क्योंकि हमने देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, कभी कानों पर उनके शब्द नहीं पड़े। संजीव जी, हम अभागे व्यक्ति हैं उस समुदाय के। रणसुभे जी हमेशा कहा करते थे कि तर्क प्रधानता और प्रखर बौद्धिकता अगर किसी में है तो वो सोनोनी जी। उनके दूसरे शिष्य है जो आज काल कवलित है, स्मृतिशेष कुशेलदेव शास्त्री जी। वे कहा करते थे कि सोनोनी जी कैसे हैं, तो वो कहते थे सोनोनी जी नैसर्गिक प्रतिभा का गौरी शंकर थे। सोनोनी जी की तीसरे पीएचडी के विद्यार्थी थे डॉक्टर बलभीम राज गोरे जी। वे हमेशा कहा करते थे कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं, तो वो कहते थे ये प्रज्ञा पुरुष, प्रज्ञावान व्यक्ति है, संस्कृत का प्रकांड विद्वान, उद्भट विद्वान, आर्य समाजी संस्कारों में पला बड़ा, पर पोथी सारे समाजी कभी नहीं बने। चिंतन स्पष्ट, विचार स्पष्ट, दिशा स्पष्ट, भूमिका स्पष्ट और सतत शोध की दृष्टि, निरंतर नई सोच। विद्यासागर जी मुझे सवेरे कह रहे थे दोपहर में कि शारीर भाष्य पर सोनोनी जी का जो लेख है वो भारतीय चिंतन का सर्वश्रेष्ठ लेख। कहां से कहां और किस परंपरा से किस आयाम तक विषय में गहरे रूप में डूब जाना, डुबकियां लगाना, विषय की बारीकियों को समझना, ये उनमें देखा जा सकता है। गुरुकुल कांगड़ी में उनकी पढ़ाई हुई, इसलिए स्वदेशी और देशभक्ति के संस्कार उन पर हुए। ज्ञान निष्ठा, सत्य निष्ठा, मूल्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और मानव निष्ठा उनके जीवन की आचरण पद्धति रही और इन्हीं को लेकर वे काम करते हैं। मित्रों, मैं अभी आता हूं इन पुस्तकों की जन्म पत्री पर। ये पुस्तकें कैसे उद्भव हुई, ये पुस्तकें कैसे अस्तित्व में, इसे आकार कैसे मिला, ये साकार कैसे हुई। सितंबर का महीना था, शाम का समय था, थोड़ी बहुत ठंड पड़ना शुरू हो गया। मैंने आदरणीय घोड़ीकर जी को फोन किया
होलिकर जी आपसे मिलने आना। वो बोले आइए। मैंने कहा एक पुस्तक देनी है आपको, हिंदी साहित्य और श्रमिक नामक पुस्तक देनी है आपको। तो बोले आइए, स्वागत है। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने अपनी किताब उनको दी। हमारी चर्चा शुरू हुई कि इन दिनों क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। पाटिल साहब, मैं बड़ा सद्भागी हूं कि मैं हमेशा प्रज्ञावानों के बीच रहा हूं और थोड़ी बहुत अनुरेणु जितनी ऊर्जा अगर हम में है, इन्हीं लोगों के कारण। होलिकर जी से मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, महाराष्ट्र की चिंतन पर, देश की चिंतन पर, साहित्य में क्या कुछ चल रहा है, भाषा में क्या कुछ गढ़ा जा रहा है। अचानक कुछ याद आया उन्हें। पलंग पर से उठे, सामने एक रैक रखी थी, गए, 3 फाइलें रखी गई थी वहां, उस पर धूल जमा हुई थी, पूरी गंदगी उस पर जमा हुई थी। कोने में पड़ी हुई थी वो तीनों फाइलें, उठाकर ले आए, साफ सूफ किया, पोंछ लिया और मेरे सामने रखकर बोले, ये 3 फाइलें हैं जो मेरे सहकारी, मेरे श्रद्धावान, मेरे लिए हमेशा प्रिय जो रहे हैं डॉक्टर चंद्रभानु सोनोने जी, उनकी पांडुलिपि, उनके लेखों, उनके द्वारा लिखे गए समाचार पत्रों और पत्र पत्रिका में लिखे गए लेखों का ये संग्रह है। इसमें क्या क्या है अब मुझे भी याद नहीं, ये ले जाइए। और वे मुक्त हो गए। और उन्होंने कहा, आपने फाइलें दी, और उन्होंने कहा बराबर है ना, कि मुझे लगता है कि इसका आप कुछ करेंगे। क्या विश्वास है उनका मुझ पर? होलिकर जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझ पर यह विश्वास दिखाया। ये फाइलें उनके पास कहां से आई थी? ये फाइलें आई थी उनके परम मित्र स्मृति शेष कुशेल देव शास्त्री जी के पास से। अब कुशेल देव जी ने वो फाइलें होलिकर जी को दी थी। वो तीनों फाइलें मेरे पास दी उन्होंने। मैंने घर जाकर खोली, देखा, विपुल भंडार है, ज्ञान का समुद्र भरा हुआ है उसमें। बिखरे हुए सारे लेख थे, हिंदी में, मराठी में, कुछ रचनाओं के नोट्स थे कस्तूरी जी उसमें, कामायनी के नोट्स थे उसमें, कुछ उपन्यासों के नोट्स थे उसमें, हस्तलिखित। मैंने कहा यार ये तो अमूल्य निधि है, ये मेरे लिए विपुल भंडार है। और होलिकर जी ने जो विश्वास जताया है उसे मुझे अब सिद्ध करना होगा। उन सारी फाइलों को मैंने वर्गीकृत किया, मराठी के, हिंदी के अलग अलग किए, जो फुटनोट्स थे उसके अलग किए, फिर उसका उन लेखों का विषय के अनुसार वर्गीकरण किया और ये सब कुछ बांट लेकर रणसुभे जी के पास पहुंचा। मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ है। वो बोले क्या है? मैंने कहा ये एक पोटली है, हीरो की पोटली है, हीरो से लबालब भरी हुई। उन्होंने कहा बताओ तो सही। मैंने वो सारे लेख हिंदी के जो अलग थे, मराठी के जो अलग संग्रह बनाया था, वो सारे लेख अनुक्रमणिका बनाकर उनको बताया। तुरंत उन्होंने कहा रणसुभे जी के मन में हमेशा चंद्रभानु जी के प्रति अपार श्रद्धा है। उन्होंने तुरंत कहा इसकी 2 पुस्तकें पढ़ी। पहले होलिकर जी, दूसरे रणसुभे जी, 2 दिग्गज हरी झंडी दिखा चुके थे।
बात आई कि इसका प्रकाशन कैसे करें, डीटीपी करना, प्रकाशन करना, सारे संस्कार करना, ये सब करना। रणसुबे जी बोले देखेंगे, आप क्या करो, डीटीपी करना शुरू करो। फिर हमारे जो बड़े भाई है चंद्रकांत जी, जो पुणे से आए हैं यहाँ, ये सारी सामग्री मैंने एक व्यवस्थित क्रम लगाकर उनके पास भेजी, उसका डीटीपी हुआ, पुस्तकें तैयार हो गई। रणसुबे जी को मैंने कहा अब इसका प्रकाशन। उन्होंने कहा तुम्हारी तैयारी है? मैंने कहा है। वो बोले मेरी भी तैयारी। एक काम कर लेते हो, संभाजी नगर में एक दूत बैठा है चंद्रभानु जी का, बड़ा प्यारा दूत है, उनसे भी एक बार आप बात कीजिए। मैंने तुरंत डॉक्टर चंद्रदेव कौड़े जी को फोन किया और मैंने उनको पूछा कि सर ऐसा ऐसा कुछ योजना बनाकर हम चल रहे हैं, आपकी मान्यता है? वो बोले दोनों प्रकार की मान्यता है, भावनिक भी है, शाब्दिक भी है, आर्थिक भी है। बोले काम शुरू करो। मित्रों, हिंदी की पुस्तक का नामकरण हुआ। डॉक्टर चंद्रभानु सोनू ने विद्यालंकार का समीक्षा कर जो 228 पेजेस की पुस्तक बनी है, और मराठी की जो पुस्तक बनी उसका नामकरण हुआ डॉक्टर चंद्रभानु सोनू ने यांचे स्फूट चिंतन, और वो पुस्तक 128 पेजेस की बनी। तो पहली वाली जो पुस्तक है वो दिल्ली से प्रकाशित करने का हमने निर्णय किया, और लोकमित्र प्रकाशन दिल्ली ने उसका प्रकाशन करने का निर्णय किया, और वो पुस्तक अब आपके सामने है। मराठी की पुस्तक के बारे में मैं रणसुबे जी से बात कर रहा था। रणसुबे जी ने कहा इस पुस्तक का लोकार्पण हरिति पब्लिकेशन करेगा। अनिल जाय भाई यहाँ बैठे हैं, सारा काम हुआ, बार बार बात आ रही थी कि इसकी प्रस्तावना लिखी जाए, जरा लंबी प्रस्तावना लिखी जाए। अब मैं मातृभाषी मराठी हूँ, मेरी रोटी की भाषा हिंदी है, थोड़ा बहुत मराठी में भी लिखता रहा हूँ। तो रणसुबे जी ने कहा इसकी प्रस्तावना तुम ही लिखो, और ये लंबी प्रस्तावना चाहिए। तो मराठी पुस्तक की 10 पेजेस की प्रस्तावना लिखी गई, महाराष्ट्र और चिंतन की परंपरा को लेकर, वो आपके सामने। मित्रों, ये दोनों पुस्तकें आज आपके सम्मुख है, होलकर जी, रणसुबे जी और कौड़े जी के बारे। मैं निमित्त हूँ, मैं माध्यम हूँ, मैं पुल हूँ, इन तीनों के बीच वाला पुल, सीधा साधा पुल। और ये पुल, ये तीनों पुस्तकें आप तक लेकर आया हूं मैं मित्रों। अधिक न बोलते हुए कर्मयोगी, ज्ञान योगी, साहित्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और समाज शास्त्र के विद्वान अध्येता डॉक्टर चंद्रभानु सोनू जी को मैं नमन करता, उनको अभिवादन करता। और संजीव जी ने कहा कि वो अगर अधिक लंबा जीते, संजीव जी, उनके जीने से परिवार का क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, उनके जीवित रहने से हिंदी समीक्षा का द्वार महाद्वार बनता। वे व्याकरण के आचार्य थे, वे अनुवादक थे, वे समीक्षक थे, वे संपादक थे। मुझे प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुआ कि वो क्या नहीं थे। मित्रों, हेनरी एडम्स ने एक बात कही थी, उससे अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। हेनरी एडम्स ने यह कहा था कि एक आदर्श प्राध्यापक का प्रभाव असीम काल तक रहता है, वो कहां थमेगा कोई नहीं कह सकता। हम जो कुछ भी आज 2 कदम चल रहे हैं, उस चलने के पीछे सोनू जी का दबाव है, नैतिक दबाव है,
भावनिक दबाव है, साहित्यिक दबाव है, और फुलवाड़कर जी ये दबाव ही है जो हमें दो कदम चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। और जहां तक संपादक होने का सवाल है मित्रों, कबीर की भाषा में इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। मेरा क्या है इसमें? कुछ नहीं। मैं तो ये जो बैठा है ये तो महासागर है, मैं अपनी बूंद, थोड़ी सी उछली हुई बूंद। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तोड़। कबीर ने कहा था 15वीं शताब्दी में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे। बहुत बहुत